जय जय दर्शकों, जिनवाणी चैनल का प्रयास रहता है कि इस चैनल के माध्यम से समाज की प्रमुख बातों को आपके सामने रखें। आज भी हम लेके आए एक ऐसा विषय, ज्वलंत विषय, जिस पर समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं जैन समाज और उसका अल्पसंख्यक स्वरूप। जैसा आपको मालूम है कि जैन समाज को अल्पसंख्यक का स्वरूप मिले हुए लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं। आखिर क्या अल्पसंख्यक स्वरूप का मायना है, क्या लाभ मिलते हैं जैन समाज को, ये बात हर प्रत्येक व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर यहाँ पर आए हैं जो अल्पसंख्यक के विषय पर हमसे बातचीत करेंगे और हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं वो सारी बातें बताएंगे। दोस्तों, हमारे बीच में आज आए हुए हैं अहमदाबाद से श्रीमान निरंजन जैन जी जुमा, जो भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। साथ में आप भारतीय जैन संगठन की मैगजीन जो चलती है उसके आप एडिटर हैं। और मूल बात जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप भारत के जाने माने एक्सपर्ट हैं अल्पसंख्यक विषय पर, और आज हमारे स्टूडियो में उपधारे। सबसे पहले उनका ही हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय जैन साहब, और उम्मीद करते हैं कि आज हम कुछ नई बातें आपसे सुनना चाहेंगे। दोस्तों, मैं सीधे आदरणीय निरंजन जी के पास चलना चाहूँगा और सबसे पहले प्रश्न करना चाहूँगा आप सबकी तरफ से, आखिर ये अल्पसंख्यक है क्या और अल्पसंख्यक के क्या लाभ हमें मिलते हैं, आपसे पूछूंगा। भारतीय संविधान में जी 2 प्रावधान, जी, पहला रिजर्वेशन और दूसरा अल्पसंख्यकता, ये किए गए, जिसके पीछे संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थी कि ये विविधताओं वाला देश, जिसमें विभिन्न धर्म, जातियां, समुदाय, जिनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, उनका समय से अपलिफ्टमेंट हो सके, इसलिए ये प्रावधान अल्पसंख्यकता और रिजर्वेशन का संविधान में किया गया। और इसके तहत धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकता का दर्जा दिया जाता है, जो संख्या में कम है। कानूनन देखें तो इस पर कई भ्रांतियां हैं कि जो बहुत छोटे समुदाय हैं उन्हीं को अल्पसंख्यकता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कानूनों के तहत कोई भी राज्य सरकार यदि उनके राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में किसी धार्मिक समुदाय की जनसंख्या 50% से कम है तो उन्हें राज्य सरकार अल्पसंख्यकता का दर्जा दे सकती है। ये एक प्रावधान है। ये अल्पसंख्यकता का विषय राज्य का भी है और केंद्र सरकार का भी है। जैसा हम जानते हैं कि आज से 4 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने भी हमें ये दर्जा दिया। तो ये किस तरीके से दर्जा मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के ऊपर कि वो किस समुदाय को दर्जा देना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि संख्या में कम है तो दर्जा देना आवश्यक है, ऐसा भी माना जा सकता है। जी, संख्या में कम, मित्रों, जो बात सामने आ रही है, अल्पसंख्यक से शब्द जो निकलता है, अगर संख्या में कम है तब राज्य सरकार और केंद्र सरकार निर्धारण कर सकते हैं कि कौन से समुदाय को ये दर्जा दिया जाए। और इस समय भारतीय संविधान के अनुसार से 6 मूल जातियों को ये दिया गया है, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्ध और जैन शामिल हैं। और जैन समाज को 4 साल पहले ये दर्जा दिया गया। एक प्रश्न इस पर आता है, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें अब अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया है तो हमें तो साहब रिजर्वेशन मिला है। ये कुछ थोड़ी सी भ्रांति है, इस विषय पर मैं चाहूँगा। जी, इस तरह की अनेक भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। रिजर्वेशन के लिए अलग से प्रावधान है। रिजर्वेशन उन लोगों को मिलता है जो जाति के आधार पर मिलता है। जो जातियां पिछड़ी हुई हैं या फिर ऑक्यूपेशन के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया जाता है, जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, ये सब जो है रिजर्वेशन के अधिकारी हैं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत। और अल्पसंख्यकों को किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, मात्र उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान विकास के लिए प्रावधान। बिल्कुल, यानी साथियों रिजर्वेशन हमें नहीं मिला है। कई बार प्रश्न आ जाते हैं इस तरह कि अब तो हमारे को
रिजर्वेशन, जब हम एग्ज़ाम देने किसी परीक्षा के लिए बैठना चाहते हैं, एडमिशन्स के लिए बैठना चाहते हैं, बच्चों के मन में आता है कि शायद हमें कोई रिजर्वेशन मिल गया हो। नहीं, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। रिजर्वेशन, जैसा आदरणीय निरंजन जी ने बताया, जाति के आधार पर मिलता है और अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के आधार पर है। और हम यहाँ धर्म और भाषा के आधार पर जैन समाज का विषय यहाँ डिस्कस करने आए हुए हैं कि हमें अल्पसंख्यक माना गया है। ये तो हुई निरंजन जी साहब, अल्पसंख्यक हम मान लिए गए, लेकिन हम देखने में ये आ रहा है कि जैन समाज केवल जय जयकार कर पा रहा है कि हमें अल्पसंख्यक मिल गया, इसके लाभ तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे। क्या कुछ लाभ भी हैं इसके? निश्चित तौर पर सिर्फ लाभ ही नहीं, अनेक अधिकार भी हैं जी। और जैन समाज को उन्हें समझने की आवश्यकता है, उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। जी जी, अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ। मैं इसको विस्तार से चाहूँगा आपसे, इस विषय को। जी देखिए, आपके प्रश्न का भावार्थ में ये लूँ जी कि जैन समाज उस तरीके से अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ है, बिल्कुल, जितना होना चाहिए था। बिल्कुल। तो इसके मूल में कुछ मूल कारणों में जाने की आवश्यकता होगी। आप हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक विषय जैन समाज में विवाद का विषय भी रहा जी। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे जैन समुदाय के लोग हैं जी, जो ऐसा कहते हैं कि ये हमें दर्जा नहीं लेना चाहिए था जी। और हमारा माइंडसेट कुछ उस तरीके का बना हुआ है कि हम विषय को, अधिकारों को समझकर समाज तक लाभ पहुंचाएं, उसके लिए हम काम करना नहीं चाहते हैं जी। ये एक मुख्य कारण है जी। दूसरा, किसी भी तरीके के सरकारी लाभों या अधिकारों को लेना हो या प्राप्त करना हो तो हमें आवश्यक है कि हम विषय को गहराई तक समझें। बिल्कुल। जैन समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने भी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, जैन समाज से संबद्ध शिक्षा शास्त्री हों, सामाजिक नेतृत्वकार हों या सामान्य वर्ग से जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जैन समुदाय के, उन्होंने भी इस विषय को आज तक समझने का प्रयास नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक हम विषय को नहीं समझेंगे तब तक हम शायद लाभ न, यानी कि ये पहली चीज सामने आई जिसके लिए बड़े बड़े मुनि महाराज, बड़े बड़े महाराज साहब सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मूल संस्कृत और प्राकृत, हमारी मूल भाषा नवकार मंत्र प्राकृत में हम पढ़ते हैं, इस भाषा का संरक्षण हो सके और इसका प्रचार और प्रसार हो सके। और ये जो 3,500 संस्थाएं विद्यमान हैं और आगे जो बन सकती हैं, वो ये कार्य भली भांति कर सकती हैं। मित्रों, ये विजन शायद हमारे बुजुर्गों ने देखा था, लेकिन इस विजन की पूर्ति आज ये अल्पसंख्यक मिलने से मुझे लगता है निरंजन जी बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं अपने बुजुर्गों की इस विजन की पूर्ति। चलिए, ये तो हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं सब्जेक्ट पर। दोस्तों, मैं विद्यार्थियों पर आ रहा हूँ। विद्यार्थियों पर भी मैं सुन रहा हूँ आजकल ढेर सारे लाभ हैं। छोटा सा एक खाका खींचने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए 5 तरीके के लाभ हैं, अगर हम समराइज करें तो। पहली छात्रवृत्तियां हैं जी, जो बहुत बड़े लेवल पर दी जाती है जी। और दूसरा अध्येता वृत्ति, जिसे फेलोशिप कहते हैं, जो यदि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए फेलोशिप देने का प्रावधान है। और फेलोशिप की राशि भी यूजीसी अंडर ग्रांट कमीशन के रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स के अनुसार है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम है। इसके अलावा कुछ फ्री कोचिंग्स की व्यवस्थाएं हैं। विद्यार्थी जो कोचिंग लेना चाहते हैं, जो 10वीं पास करने के बाद 11th 12th में साइंस स्ट्रीम के अंदर हैं, उन्हें आईआईटी के अंदर या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था है। जो कैंडिडेट्स आईएएस या इस तरह की तैयारियां करना चाहते हैं प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, उनके लिए भी कोचिंग की व्यवस्था, इस तरह की विविध कोचिंग की भी योजनाएं हैं। इसके अलावा कुछ एजुकेशन लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिसे मैं ये कहूँ कि बैंक इंटरेस्ट रेट से आधे दर पर जो है ये सुलभ होता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं इन योजनाओं में हैं। मैं जिन योजनाओं की बात कर रहा हूँ ये मात्र प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंदर है। इसके अलावा राज्यों की भी अपनी अलग अलग योजनाएं जिनके अंदर भी विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। और अंतिम जो लाभ है वो आर्थिक सहायता, एक मुफ्त आर्थिक सहायता। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो विद्यार्थी या जो कैंडिडेट्स
प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रीलिम्स प्राथमिक परीक्षा पास कर रहे हैं, उन्हें 25,000 से लेकर अलग अलग केस में 1 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता या अनुदान देने का, एक मुश्त सहायता देने का प्रावधान है। जी बिल्कुल, भारत सरकार दे रही है। इस तरीके से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शिक्षा के संबंध में काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं और बहुत बड़े लेवल पर लाभ भी मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल पर लाभ मिल रहे हैं दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जैसा बताया, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां भी आप जाना चाहें। फेलोशिप्स मिलती हैं, और फेलोशिप्स तो आपने बताया लाखों रुपए तक की ग्रांट दी जाती है। एजुकेशन लोन जो बहुत कम ब्याज में लोन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ, और एक मुश्त राशि भी कई जगह, जैसे आईएएस के केस में जिन्होंने पास किया है प्रीलिम्स और आगे बढ़ना चाहते हैं, 1-1 लाख तक उनको सहायता दी जाती है। आईआईटी वगैरह जो कर ले, कई केसेस मुझ पर आते हैं और कहते हैं कि हम आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, लेकिन फीस आर वेरी हाई। जो रियल आईआईटी हैं उसमें भी कुछ मिल जाता है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिम्यूनरेशंस हैं। जो छात्रवृत्ति की एक योजना है, मेरिट कम मींस, उसके अंदर प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज, हायर टेक्निकल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस आदि आदि, इस तरीके के कोर्सेज में मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने का प्रावधान है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो आईआईटी, आईआईएम या इस तरह की कुछ प्रीमियर शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उन्हें टोटल फीस का जो है वो रिएम्बर्समेंट होता है। मीन्स अगर 1 लाख रुपए की सालाना फीस है तो पूरी 1 लाख रुपए? 1 लाख नहीं साहब, अगर आईआईएम में एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो कम से कम 6 लाख रुपए की फीस होती है, तो वो भी वापस करने का प्रावधान। अच्छा, क्या बात है दोस्तों। यानी कि हमारे पास एक गोल्ड माइन रखी हुई है, उस गोल्ड माइन को हम नहीं छू रहे। स्टूडेंट्स के लिए आज सब चिंतित हैं, और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अगर इतना सब कुछ मिलना है, आईआईटी, आईआईएम में, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में अगर बच्चे ने मेहनत कर ली है, मेहनत करके वो आगे बढ़कर उसका एडमिशन हो गया है, अब माँ बाप सोचते हैं इसने, बच्चे ने मेहनत करके, मदद पड़ोसियों ने उस वक्त कर दी थी, आज ये रिजल्ट ले आया, अब हम क्या करें। निरंजन जी बता रहे हैं बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए। कुछ नहीं करें, अप्लाई करें, जाएं, और आप पहली बार तो किसी तरह फीस जमा करें, वो सारी फीस आपकी वापस होनी है, क्योंकि आप एक मेधावी छात्र हैं और भारत सरकार आपको आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि आप जैन अल्पसंख्यक हैं। यानी कि बहुत ढेर सारे फायदे मित्रों हमारे पास हैं, जिसका आज पर्पस भी हमारा आपको यहाँ बुलाने का। आप बहुत बिजी रूटीन है आपकी, और आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, तो हम चाहते भी यही हैं कि हम आपके बीच में ये सारी बातें करें। धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार से क्या अर्थ हुआ? देखिए, जहाँ तक अधिकारों की बात है, हमारे देश में अधिकार हमें इन जनरल मिलते नहीं, प्रावधान सारे हैं। हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं या जो परंपराएं हैं, उनके तहत हमें अधिकार लेने पड़ते हैं। बहुत सारे अधिकार अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 को यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि हमें बहुत सारे धार्मिक अधिकार मिल रहे हैं। उन्हें अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने समझा नहीं, वो समझने की आवश्यकता है, और उन अधिकारों को हम कैसे प्राप्त करें उस पर कहीं काम करने की आवश्यकता है। जैन समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस पर कहीं ध्यान दें, और हमारे अधिकार मात्र केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकारों से किस तरीके के लिए जाएं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ड्यूटीज़ में आता है। इसलिए अगर हम कुछ भी डिमांड हमारी धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर उन्हें कहीं ना कहीं गौर करना होगा, उस पर ध्यान दें। तो थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल बताएं, धार्मिक अधिकार किस तरह के हमें प्राप्त हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं प्राप्त? सर्वप्रथम तो हमारी जितनी भी धार्मिक संपत्तियां हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, स्थानक हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को देने की आवश्यकता है। ये उनकी ड्यूटीज़ में है, उनकी कर्तव्य में है कि वो प्राथमिकता से इन्हें सुरक्षित करें।
इसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, प्रत्येक इंडिविजुअल ट्रस्ट या संपत्ति को, और समझना होगा कि हम किस तरीके से ये क्लेम कर सकते हैं, वो क्लेम की प्रक्रियाएं पूरी। यानी कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को माइनॉरिटी रजिस्टर करना होगा सरकार की। जी, माइनॉरिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होता है संस्थाओं का, वो सिर्फ शिक्षण संस्थाओं का होता है। लेकिन यदि हमने हमारे डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा किया है, मैं दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक हमारा मंदिर या स्थानक यदि वो रजिस्टर्ड संस्था है तो निश्चित रूप से वो लाभ के अधिकारी हैं। अनरजिस्टर्ड संस्थाओं को कानूनों के तहत किसी भी तरीके का प्रावधान लाभों का नहीं। ये मैं चाहूँगा मेरे दर्शक अगर किसी भी मंदिर समिति से या स्थानकों की समिति से हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे मंदिर और स्थानक या तीर्थ क्षेत्र अनरजिस्टर्ड हैं तो कृपया करके निरंजन जी का संदेश है आप तक, उन्हें रजिस्टर्ड कराइए, चाहे ट्रस्ट के तहत, चाहे सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, जो भी आपके राज्य के कानून है उसके आपसे है, उसको प्रॉपर वे से रजिस्टर कराइए। और जब रजिस्टर आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम आपके पास होगा, तब आगे की सीढ़ी आप चढ़ पाएंगे, जो हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाने की। ये सारी बातों के बीच में एक बात और आ रही है, जो सबसे पहले किसी के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछता है कि साहब हमारे को क्या कोई संकल्प पत्र बनाना पड़ेगा कि हम माइनॉरिटी हैं, और बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएं, कहाँ जाएं, ये पहला प्रश्न आ जाता है हमें। देखिए, मैंने अभी ये कहा कि हमारी संस्थाएं रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उनका पंजीयन ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटी एक्ट में हो सकता है, दोनों में से किसी एक में, और उसका अपना संविधान होगा या नियमावली होगी। उन नियमावली या संविधान में हम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए कार्य करने वाली ये संस्था है, इस तरीके की घोषणा हमारे संविधान या बायलॉज में होगी। इससे हम जो है अल्पसंख्यक समुदाय से हमारे ट्रस्ट या हमारी जो भी संस्था है उसको संबद्ध कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। मैं एक एग्जाम्पल से यदि समझाऊं कि एक भगवान महावीर का मंदिर है और उसमें बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन यदि उस पर कहीं किसी तरह की आंच आ रही है उसके सुरक्षा को लेकर, और हम यदि अल्पसंख्यक कुछ लाभ लेना चाहें या उसमें सरकार को अप्रोच करें कि ये अल्पसंख्यक समुदाय की है, इसकी सुरक्षा की आप जिम्मेदारी आपकी है, तो सबसे पहले जो है भगवान महावीर की मूर्ति वो प्रूव नहीं करती है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय का है। अच्छा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, हर ट्रस्ट का, हर सोसाइटी का, तब ये प्रूव होता है कि आप अल्पसंख्यक हैं। विषय बहुत बड़ा है, विस्तार है। और अल्पसंख्यक का मेरा प्रमाण पत्र का मतलब केवल इनके लिए नहीं था, मैं ये जनरल प्रश्न पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअल भी पूछता है मुझसे, ये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए क्या हमें, और क्यों बनवाना चाहिए और कैसे बनवाना चाहिए? अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने का विषय अभी चर्चा में है जैन समुदाय में। बहुत सारी राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय को ये सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दे रही हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें इस तरीके का प्रमाण पत्र इशू करती ही नहीं है। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए जैन समाज को अप्रोच करने की आवश्यकता है, सरकार से बातचीत करने की आवश्यकता है, सरकार को प्रतिवेदन देने की आवश्यकता है कि साहब हमें माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दीजिए। इस तरीके का प्रयास सामूहिक रूप से अभी तक जैन समुदाय के द्वारा किया नहीं गया है। लेकिन यहाँ दो बातें सामने आती हैं कि चाहिए क्यों, आवश्यक क्यों है। देखिए, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लगता है। अगर वो नहीं है और माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, एक और यहाँ मैं क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला अल्पसंख्यकता का प्रमाण पत्र व्यक्तिगत स्तर पर वो उन्हीं को प्राप्त होता है जो उस राज्य के निवासी हैं, जो डोमिसाइल्स हैं उन्हीं को दिया जाता है, उसके अलावा दूसरों को नहीं दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट यदि राज्य सरकार दे रही है तो निश्चित रूप से हमें हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके लिए लेना चाहिए, बिकॉज इट्स ए गुड आइडेंटिफिकेशन। और उसका लाभ कभी आज आवश्यकता नहीं है लेकिन कल लिया जा सकता है। जहाँ तक केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की बात करें
तो अभी सरकार के जो नियम हैं उसमें किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिलहाल ऐसे नियम है, हो सकता है साल 2 साल के बाद नियम बदल जाएं। उन्होंने ये नियम शायद इसलिए भी बनाया हो क्योंकि राज्य सरकारें इशू नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार तो सबको इशू नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने प्लेन कागज के ऊपर लाभार्थी यदि ये लिखे कि मैं जैन समुदाय से हूं और अल्पसंख्यक जैन समुदाय का सदस्य हूं, तो वो मान्य होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं। दर्शकों, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आ रही है। राज्य सरकारों के हिसाब से कायदे से राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र देने का अधिकार और देना चाहिए और हमें प्राप्त भी करना चाहिए, परंतु केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं में कहीं भी, बड़ी योजनाओं में कहीं भी कोई इस प्रकार का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो निरंजन जी साहब ने बात बताई, संभवतः केंद्र सरकार समझ रही है लोगों की इस दिक्कत को, इसलिए ये प्रावधान फिलहाल हटाया हुआ है और एक प्लेन पेपर पर मात्र ये हम लिख सकते हैं कि हम जैन अल्पसंख्यक समुदाय से, एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में अगर हम अपनी बात कहते हैं तो वो मान ली जाएगी। लेकिन आपने ये भी कहा कि फ्यूचर में व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, सरकार कभी भी नियम बदल सकती है, इसलिए अगर आपकी राज्य सरकार ये बनाती है तो बनवाना चाहिए और नहीं बनाती है तो राज्य सरकार पर प्रेशर डालकर कम्युनिटी को एक साथ, उस राज्य की कम्युनिटी को मिलकर ये बात अल्पसंख्यक विभाग के मार्फत लानी चाहिए कि क्यों नहीं बन रहे, उन्हें बनना चाहिए। ये एक मुद्दा था जो मैं चाहता था आपसे यहाँ डिस्कस करूँ। अभी आपने शुरुआत में व्यवसायियों के लिए भी बहुत सारे लाभ कहे थे, व्यवसायियों को क्या लाभ मिलते हैं? देखिए, केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की एक एपेक्स बॉडी है जिसका नाम है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबद्ध संस्था है जो अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्थान विकास के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। ये योजना राज्यों में राज्य सरकार के माध्यम से चलती है। राज्य सरकार अपने वित्त निगम बनाते हैं और इसमें 90% फंडिंग केंद्र सरकार का होता है और 10% राज्य सरकार का होता है। और ये योजना अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, जिसमें बहुत कम ब्याज दर पर, या इन जनरल में कहूँ तो बैंक इंटरेस्ट जो अभी प्रवर्तमान है उससे लगभग आधे दर में, अभी जैसे 11-12% तक ओवरऑल मिलाकर बैंक इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी लोन में, तो यहाँ 6%, कुछ केस में 3%, कुछ केस में 8%, इस तरीके के ब्याज दर के ऊपर लोन उपलब्ध है। लेकिन एक वास्तविकता यहाँ ये भी है कि बहुत सारी राज्य सरकारें ये योजनाएं चला नहीं रही। अच्छा। हाँ, इस तरह की भी जो है अव्यवस्था बनी हुई है और इसकी वजह से अल्पसंख्यक समुदायों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और विशेष करके जैन समुदाय को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बातें, क्योंकि जैन समाज व्यवसायी समुदाय से है, समाज है, और जैन समाज के विद्यार्थी पूरे देश में सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 94 से 97% के बीच में है और उच्च शिक्षा में भी हमारा प्रतिशत जो अन्य जाति धर्मों के समाज हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, या मैं ऐसा कहूँ कि ऑलमोस्ट डबल है, तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, जो सरकार चाहती है, वो इन दोनों क्षेत्र में हमें लाभ मिलना चाहिए, ऋण मिलना चाहिए, कम ब्याज दर पर मिलना चाहिए, जो आज सब पूरे देश के अंदर नहीं मिल रहा है। ये एक चिंता का भी विषय है। इस विषय को जैन समाज समझे और राज्य सरकारों से बहुत स्ट्रांगली मैटर टेकअप करे तो शायद हो सकता है कि इस पर कहीं दोस्तों, व्यापारियों को बहुत ढेर सारे लाभ हैं और सबसे बड़ा लाभ व्यापारी को जो चाहिए वो है वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, कोई भी कार्य करने के लिए, और उसके लिए लोन का प्रावधान अलग से दिया। जैसा बताया, एक अलग संस्था भी बनाई है, NMDFC संस्था बनाई गई है जो केवल और केवल अल्पसंख्यक समाजों को फाइनेंस करती है। और आपने ये भी बताया जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ बेहतरीन लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में इस पर काम नहीं हो रहा है। ये काम करना चाहिए, क्योंकि जैन समाज, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात, एक सबसे पढ़ी लिखी समाज है और व्यापारिक समाज है। इन दोनों विषयों पर जहाँ भी कमी आए वहाँ में सबको मिलकर सरकार पर प्रेशर डालने का काम है। सारे लोग मिलकर ये प्रेशर डालें। अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अगर प्रेशर तो तभी डालें जब हम समझें,
बात। और मैं उस आपके विषय पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा आपने कहा था महिलाओं और सामाजिक संस्थाओं पर भी कुछ लाभ हैं। जी, महिलाओं के लिए देखिए, अभी महिलाओं का अपलिफ्टमेंट बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं समाज में, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की हैं और कुछ राज्य सरकार के अलग अलग विभाग भी ये योजनाएं चलाते हैं। आज आवश्यकता है कि हमारे समाज की जो गृहिणियां हैं वो अब गृहिणी के स्वरूप से या उस स्टेटस से बाहर आएँ, कुछ स्किल ट्रेनिंग लें ताकि परिवार को आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक मदद कर सकें। ये अभी ये रोल जो है चेंज हो रहा है धीमे धीमे और इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। सरकार की विभिन्न योजनाएं, सीखो और कमाओ, महिला समृद्धि, इस तरह की अनेक योजनाएं जिसका लाभ लिया जा सकता है। और ये योजनाएं भी अधिकांशतः राज्य सरकारों के माध्यम से या कुछ ऐसे एनजीओ जिनका एम्पेनलमेंट अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार करती है, उनके माध्यम से इसको जो है इसका लाभ लिया जा सकता है। तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। और जैसा निरंजन जी ने कहा, समय को देखते हुए आज की महिलाओं के रोल्स बदल रहे हैं। उन्हें घर की दहलीज के बाहर भी काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। और क्यों ना करें, 1 और 1 11 होते हैं। हम सब मिलकर अगर कुछ काम कर सकते हैं तो करना चाहिए। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग कई चीज़ें सीखो और कमाओ, इस तरह की योजनाएं लेकर बैठा हुआ है जिसको जैन समाज को समझने की आवश्यकता है, समझकर उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और ये सारी बातें सर, ये सारी बातें तो हमने समझ ली। मैंने आपकी कार्यप्रणाली को बहुत नज़दीक से देखा, मैं पढ़ भी रहा था आपके पेपर्स को और उसमें मैंने देखा भारतीय जैन संगठन के द्वारा इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। ये काम की प्रणाली क्या है, मैं चाहूँगा आज हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जब भी कोई बात आती है यहीं पर समाप्त होती है, जो मैंने आप और अभी करी। और यहाँ पर एक भाषण हो जाता है, हम सब समझ लेते हैं हाँ हमें बहुत है, लेकिन अब पहुँचें कैसे, क्या एक कार्यप्रणाली हम विकसित करें, समाज को क्या संदेश दें हम, ये कि हमें एक ऐसी कार्यप्रणाली मित्रों बनानी होगी कि ये सारी लाभ हमें मिलें। आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, भारतीय जैन संगठन का जहाँ तक प्रश्न है, 27 जनवरी 2014 के बाद जब केंद्र सरकार ने ये दर्जा हमें दिया, उसके तुरंत बाद भारतीय जैन संगठन ने अल्पसंख्यक लाभ जन जागृति अभियान प्रारंभ किया। हमारे संस्थापक आदरणीय परम श्रद्धेय शांतिलाल जी मूथा ने ये देखा कि इस विषय को समझने में अभी जैन समाज को बहुत देर लगेगी और इसके अधिकार और लाभों को जैन समाज के अक्रॉस द कंट्री जैन समाज के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। और इसके लिए एक अल्पसंख्यक लाभ जन जागृति अभियान प्रारंभ किया गया और इसके तहत, जैसा कि आप जानते भी हैं, भारतीय जैन संगठन एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। हर राज्य में, हर नगर शहर और गाँवों के अंदर भी उसकी नेटवर्किंग है और उसके वॉलंटियर्स उपलब्ध हैं। हमने 2014 से ही अलग अलग राज्यों के उन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया जो इन 6 लाभों पर समाज में प्रचार प्रसार कर सकें। बहुत बड़ी संख्या में हमने पिछले 4 सालों में समाज के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार का काम जो है किया जा रहा है। ये तो रहा प्रचार प्रसार का काम जो किया जा रहा है। निरंजन जी बता रहे हैं बीजीएस भारतीय जैन संगठन इस कार्य में जुटा हुआ है और पूरे देश में आपने एक टीम वॉलंटियर्स की तैयार की है जो इन सब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं जाकर, और समझने के बाद आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीका आम जन तक पहुंचने का, क्योंकि ये इतनी सारी बातें हैं जिनको 1 घंटे या 15 मिनट में नहीं समझा जा सकता। इसको धीरे धीरे समाज तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से मैंने कहीं पढ़ा, ऐड भी पढ़े आपके, आप ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, वो क्या चीज़ है? देखिए, अभी हमने जब विद्यार्थियों की लाभों पर बात कर रहे थे तो ये कहा कि छात्रवृत्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। विषय को, योजनाओं को समझना और योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचना, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप था। और जो विभिन्न संस्थाएं हमारे जैन समाज की अल्पसंख्यक विषय पर काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जैन संगठन, वो मात्र
मैं ऐसा कहूँ कि सूचनाएं देने का काम हो रहा है, योजनाओं की जानकारी देने का काम हो रहा है, लेकिन वास्तविक मार्गदर्शन और जो प्रैक्टिकल सेवाएं हैं, व्यवहारिक सेवाएं समाज के लिए, समाज के लोगों को करनी चाहिए, वो नहीं हो रही थी। तो इसके अंदर हमने पिछले साल से ये निश्चित किया कि हम व्यवहारिक सेवाओं के क्षेत्र में भी उतरेंगे। अभी तक हम जो हैं योजनाओं के जानकारी प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे, मार्गदर्शन देने का भी काम कर रहे थे, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर व्यवहारिक सेवाएं समाज के लोग ही समाज जन के विद्यार्थियों को दे, इस अवधारणा के साथ हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, प्रशिक्षण कार्यक्रम। उसके अंदर जो जितनी भी छात्रवृत्तियां ये हमने अभी चर्चा की, ये सब इनकी आवेदन ऑनलाइन होता है, हार्ड कॉपी के अंदर नहीं होता। चाहे वो पहली कक्षा का भी विद्यार्थी हो तो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। ग्रामीण, क्योंकि जैन समाज अधिकांशतः आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वहाँ ये सब जो है जागृति या किस तरीके से एप्लीकेशन लगेगी उनके लिए बहुत असंभव सा कार्य है। इसलिए हमने ये निश्चित किया कि समाज के लोगों को ही ट्रेनिंग देंगे और ऐसे निस्वार्थ सेवाभावी कार्यकर्ता वो समाज के लोगों के लिए आवेदन का काम। जी, निस्वार्थ सेवी भावी कार्यकर्ता समाज के लोगों के लिए काम करेंगे। आपने एक प्रावधान बनाया है कि समाज को ही समाज के काम आना पड़ेगा, इसलिए आपने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्थानों पर जाकर आप आसपास के ज़िले के व्यक्तियों को बुलाकर, हर ज़िले से 2-2, 3-3 व्यक्ति बुलाकर आप ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन करने के बाद उनको किस प्रकार से प्रोसीजरल चलना है वो कार्य करने में आप जा चुके हैं। यानी नंबर 1, आपने पहले प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया कि हमारे पास क्या क्या योजना है। इसके बाद जन जागरण का कार्य प्रारंभ किया कि उनका किस प्रकार से हम लोगों को बताएं, जगाएं कि ये सब योजना आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। अब आपने तीसरी स्टेज पर एंटर कर लिया है और वो तीसरी स्टेज ये है कि अब जन जागरण के अलावा अब तो काम करने का समय है, और काम कोई और नहीं करेगा, हम और आपको करना होगा। केवल दूसरे पर निर्भर रहकर अगर हम चाहते हैं कि योजना हमें मिल जाए, वो नहीं मिलेंगी। हमारी समाज को खुद जागना होगा, और अगर हम चाहते हैं हमारी समाज समृद्ध समाज बने, और मैं देख रहा हूँ लाखों रुपया यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है हम तक पहुँचने का, लेकिन पहुँचाने का माध्यम न मालूम होने के कारण समाज बैठी हुई है। समाज के नेतृत्व को आवश्यकता है आज मित्रों कि वो आगे बढ़े और बीजेएस जैसी संस्थाओं का हाथ पकड़े और अपने यहाँ पर निमंत्रित करे और ऐसे आयोजन करे जिनसे अधिकांश ट्रेनर्स बन सकें और समाज में जाकर सारी बात कर सके। कुछ और भी आपने हेल्पलाइन के बारे में, आपने मुझे जब अनऑफिशियली बात कर रहे थे आप बता रहे थे एक हेल्पलाइन बना रखी है आपने, वो क्या है हेल्पलाइन? देखिए, भारतीय जैन संगठन मार्गदर्शन देने का काम करता है और इसके लिए हेल्पलाइन है, एक ईमेल आईडी है। उस पर जो है अगर मैसेज आता है, ईमेल आता है, तो तुरंत ही विदिन 24 आवर्स वो जवाब दिया जाता है। मैं जान सकता हूँ वो ईमेल आईडी याद है क्या आपको? अभी हेल्प डेस्क BJS.org BJS इंडिया। दोस्तों, मैंने आपके लिए भी ये नोट करा है निरंजन जी साहब से, आप भी नोट कर सकते हैं चाहे तो। हेल्प डेस्क HELP हेल्प डेस्क @BJS इंडिया BJSindia.org। अगर इस पर आप लिखकर कभी भी कोई समस्या इससे संबंधित हो तो सीधे आप, ये हेल्पलाइन बनाई गई है भारतीय जैन संगठन के द्वारा, उस पर भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण करने का वहाँ पूरा प्रयास करना होगा। समय होने को जा रहा है, समय बहुत बड़ा विस्तार का विषय है, लेकिन भारत की जैन समाज को आपका क्या संदेश है, मैं चाहूँगा आप ही संदेश दें। सर्वप्रथम तो ये कि हम अल्पसंख्यक विषय को समझें और जो भावना संविधान में उल्लेखित है कि समुदाय के उस वर्ग को जो ये सब लाभ लेने का अधिकारी है, हम ये लाभ उन तक पहुंचाएं, ये हमारा कर्तव्य है। अभी जैन समाज में ये भी इस तरह की चर्चा होती है कि साहब इसमें कुछ मिलता तो है नहीं, हम तो पात्रता में आते नहीं हैं। निश्चित तौर पर वही परिवार पात्रता में आते हैं लाभों के लिए
वीकर सेक्शन से, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विषय को समझें और ये लाभ उन तक पहुंचाएं। ये हमारा जो है ये एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए समाज के। और मैं जहाँ तक समझता हूँ दोस्तों, हम वैसे भी दानवीर समाज हैं और हम जिस वक्त कोई इस तरह का प्रकरण आता है तो हम सोचते हैं किस तरह से मदद करें। मुझे याद है, मैं अनेक मुनियों के कार्यक्रमों में जाने का मुझे भी मौका मिलता है, एज ए एंकर में जाता हूँ। और उस वक्त जब समाज के लोग मुनियों के पास आते हैं कि साहब हम बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम क्या करें, तो मुनि भी निरुत्तर हो जाते हैं और समाज की ओर ही देखते हैं। यानी एक उत्तर मिल चुका है हमारे पास, एक ऐसा अस्त्र है कि अगर दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, ये भावना इस अल्पसंख्यक विषय से पूर्ति हो रही है। लेकिन समाज अगर जागरूक नहीं हुई, ये पूरा का पूरा स्वाइप ऑफ हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि हमारे पिछले डाटास गवर्नमेंट कंपेयर करती है और आगे कितना बजट एलोकेट करना है वो पिछले से कुछ देखा जाता है। क्या कुछ ऐसा है? जी हाँ, आपने संदेश देने की बात कही थी तो एक पॉइंट तो मैंने ये अभी आपके सामने रखा। एक मैं महत्वपूर्ण पॉइंट भी रखना चाहता हूँ समाज के सदस्यों के लिए, दर्शकों के लिए, और जो अभी आपने बात कही वो उसका भी समावेश इसके अंदर है। जितने भी लाभ मिलते हैं वो बजटेड होते हैं। हर योजना के लिए सरकार का अपना बजट है और वो 6 अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में आवंटित होते हैं। जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि जैन समाज की एक्चुअल जनसंख्या का आंकड़ा आज तक आया ही नहीं सामने। जितनी भी सेंसस हो रही है राइट फ्रॉम 1950, हमारा एक्चुअल जितना होना चाहिए जनसंख्या या जो आंकड़ा आना चाहिए वो नहीं आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पहले से हमको हिंदुओं में जो है शामिल किया हुआ है और हम कहीं इतने जागृत नहीं हुए कि हमारे जाति और धर्म के कॉलम में हम जैन लिखवाएं। यानी एक सेकंड में दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा, आपने अभी भी बताया जाति और धर्म का कॉलम जब भी आए, कोई भी सरकारी फॉर्म भरना हो तो उसमें हमें दोनों ही कॉलम में जैन लिखना है, हिंदू या अपनी उपजाति या कुछ ना लिखते हुए श्वेतांबर और इस तरीके का या कोई गोत्र जो है उसमें नहीं लिखना है, दोनों में जैन लिखना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहीं भी सरकारी कार्यालय में, स्कूल के एडमिशन के वक्त, सेंसस के वक्त कभी भी ऐसा मौका आए जहां पर धर्म का और जाति का कॉलम हो, हमें और आपको केवल और केवल जैन दोनों जगह लिखना है। अगर इससे चूक गए तो हमारी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हमारी जनसंख्या सही नहीं आ पा रही है। और आपने बताया जनसंख्या कम आ रही है तो बजट भी कम आ रहा है, जनसंख्या बढ़ेगी तो बजट भी अधिक बढ़ेगा। और क्या कर सकते हैं जनसंख्या को सही लाने के लिए? अभी एक ही उपाय है, 2021 बहुत जल्दी आने वाला है, 2-3 साल कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं पड़ेगा। आज से तैयारी करने की ज़रूरत है और इसमें हमारे जो युवा साथी हैं देश में जैन समाज के, उनको कहीं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि हमारी अगली जनसंख्या सही आए। प्रयास पिछली बार भी हुए, मुझे याद है कि पिछले 2011 या 2001 में भी मंदिरों, स्थानकों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, सब हुआ था, लेकिन उससे हमें सफलता नहीं मिली। हमारा आंकड़ा आज भी गलत आ रहा है, तो हमें कुछ नए तरीके से कुछ प्रयास करने होंगे। और मैं समझता हूं कि युवा वर्ग को बहुत समय से प्रशिक्षित करना होगा कि हमारे राज्य की जवाबदारी हमारे युवा साथी लें और पूरे जैन समाज, जो चाहे वो गाँवों में हो या शहरों में हो, वो अगली सेंसस में ये सुनिश्चित करे कि हमारे जाति और धर्म के कॉलम में जैन लिखा गया। तो ये समस्या का समाधान होगा और इसका प्रत्यक्ष लाभ ये होगा कि हमारा अनुपात जनसंख्या में बढ़ेगा तो लाभ की दर बढ़ेगी, जो अभी बहुत कम है वो शायद 300% से बढ़ने की संभावना। ओहो, 300% हम कम कहीं चल रहे हैं, आंक रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात को समाप्त करने की ओर जा रहा हूँ, समय हम पर कम है, लेकिन 2 बातें समाज के सामने आई हैं। पहली चीज़, अल्पसंख्यक के विषय को समझने की ज़रूरत है। इसको सिर्फ एक लेक्चर का माध्यम बना के झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको गहराई से जाना होगा। और जिस प्रकार से बीजीएस कर रही है, सभी संस्थाओं को एक साथ मिलकर उसी तरीके से काम करना होगा। और जब तक समाज के लोग समाज के उत्थान के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और आज के विषय में दूसरी बात जो आई,
सन 2021 के लिए हमें तैयार होना होगा, क्योंकि अब की बार धोखा नहीं खाना है। हम हर बार अपनी जनसंख्या को कम करके दिखा रहे हैं। हमारी गलतियों की वजह से धर्म के कॉलम, जाति के कॉलम में नाम गलत लिख रहे हैं। इसके लिए जन जागरण अभियान करना होगा, और जन जागरण नहीं, जितनी भी जैन संस्थाएं हैं वो सबको मिलकर कार्य करना होगा, और सब मिलकर जब काम करेंगे तो जीत मंजिल हमारे सामने होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय इतना लंबा है, कभी और आपके साथ आएंगे और अलग अलग विषयों पर कभी हम चर्चा करेंगे।